नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर वुमन सेल में कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो वुमन सेल में किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर वुमन सेल से किसी लड़के या उसके परिवार वालों को नोटिस आता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वुमन सेल से अगर कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस पर वुमन सेल में जाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और वुमन सेल को अरेस्ट करने की कोई पावर होती है या नहीं। आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचती रहे और हम ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो और नोटिफिकेशंस आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वुमन सेल में कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस तरीके से वुमन सेल में प्रोसीडिंग्स करी जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि वुमन सेल में सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही कंप्लेंट कर सकती है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। जब एक महिला वुमन सेल में अपनी कंप्लेंट लेकर जाती है तो वहाँ का इंक्वायरी ऑफिसर सबसे पहले उस महिला को उस कंप्लेंट पर सुनता है, सारी बातों को समझता है और उसके बाद उस महिला ने उस कंप्लेंट के जरिए जिन जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उन सभी व्यक्तियों को नोटिस के जरिए वुमन सेल में हाजिर होने को कहा जाता है। और उस वुमन सेल के नोटिस में ये बात बताई जाती है कि जिस तारीख पर वुमन सेल में हाजिर होने को बोला गया उस तारीख पर वह सभी लोग वुमन सेल में हाजिर हों। वुमन सेल का नोटिस मिलने के बाद जब वुमन सेल के नोटिस पर लड़का या उसके परिवार वाले वुमन सेल में हाजिर होते हैं, अपीयर होते हैं, तो सबसे पहली बात ये करनी जरूरी होती है कि वहाँ के इंक्वायरी ऑफिसर से अपने खिलाफ दी गई शिकायत की कॉपी को मांगें और यदि उसके साथ साथ महिला ने दहेज की लिस्ट भी वहाँ पे फाइल की है तो उस दहेज की लिस्ट को भी इंक्वायरी ऑफिसर से मांगें, जिससे कि आपको अपने खिलाफ लगाए गए सभी इल्जामों की सूचना, जानकारी मिल सके। जनरली जब हम कंप्लेंट की कॉपी मांगते हैं तो बहुत से महिला सेल में तो कंप्लेंट की कॉपी लड़के को दे दी जाती है, मगर बहुत से वुमन सेल ऐसे भी हैं जो लड़के को कंप्लेंट की कॉपी और दहेज की लिस्ट देने से साफ इनकार कर देते हैं और सिर्फ ये बात कहते हैं कि जाओ, आपने जो भी कहना है उसको एक पेज पर लिखकर ले आओ। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में बड़ी परेशानी की स्थिति हो जाती है क्योंकि हमारे को अपने खिलाफ दी गई शिकायत के कंटेंट्स तो पता होते नहीं, तो फिर हम उस बात का जवाब कैसे दें। और बार बार इंक्वायरी ऑफिसर से मांगने के बाद भी इंक्वायरी ऑफिसर कंप्लेंट की कॉपी नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले वुमन सेल से समय मांगें और RTI लगाकर वुमन सेल से अपने खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की कॉपी हासिल कर लें। कॉपी मिल जाने के बाद आप उस शिकायत के अगेंस्ट अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। उस जवाब को दाखिल करने के लिए आप अपने एडवोकेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप खुद भी उस जवाब को आसान भाषा में लिख के फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप वो सारी बातें लिखते हैं जो आपके साथ हुई हैं और वो सारी बातें भी बताते हैं जो शिकायत में दी गई हैं वो कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वुमन सेल का नेचर ऑफ वर्क क्या होता है और वुमन सेल किस तरीके से काम करता है और क्या क्या पावर्स होती हैं वुमन सेल की। जब भी किसी लड़के को या उसके परिवार वालों को वुमन सेल से नोटिस जाता है तो जनरली घबराहट के कारण या तो लड़का वुमन सेल का नोटिस रिसीव ही नहीं करता या फिर वुमन सेल का नोटिस रिसीव हो जाने के बाद वुमन सेल में दी गई तारीख पर जाता ही नहीं है, क्योंकि इस बात का डर होता है कि वुमन सेल में कहीं उस लड़के को अरेस्ट ना कर लिया जाए। वुमन सेल का दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता और सेटलमेंट कराने के सिवा कोई और काम नहीं है। वुमन सेल से जब भी कोई नोटिस किसी लड़के को दिया जाता है तो उस लड़के और उसके परिवार वालों को बुलाकर उसका पक्ष सुना जाता है, लड़की की बात सुनी जाती है और उसके बाद दोनों पक्षों को बिठाकर मीडिएशन और काउंसलिंग के जरिए दोनों के बीच में बातचीत के माध्यम से मैटर को निपटाने की कोशिश की जाती है। वुमन सेल दोनों पक्षों में से किसी को भी ना तो अरेस्ट कर सकता है
और ना ही किसी भी पक्ष पर दबाव बना सकता है सेटलमेंट के लिए। एग्जाम्पल के जरिए इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है तो उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने से पहले की जो कार्रवाई होती है उसे वुमन सेल में किया जाता है। जनरली जब भी एक महिला वुमन सेल के जरिए कोई कंप्लेंट दाखिल कराती है तो वहाँ पे जो शिकायत दी जाती है वो घरेलू मामलों की शिकायत होती है, जिनमें एकदम से एफआईआर दर्ज कराने की या दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों को एफआईआर दर्ज करने से पहले वुमन सेल के जरिए बातचीत के दौरान हल करने की कोशिश की जाती है। वुमन सेल सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन और काउंसलिंग के जरिए एफआईआर दर्ज होने से पहले या मामले को थाने में आने से पहले सुलझाने की कोशिश करती है। यही काम होता है सिर्फ और सिर्फ वुमन सेल का। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वुमन सेल से नोटिस आता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर वुमन सेल से नोटिस आता है तो उस नोटिस को लेने से बिल्कुल भी घबराए नहीं। इस फर्क को जान लें कि वुमन सेल से जो नोटिस आता है वो कोई कोर्ट का सबक नहीं होता, वो एक तरह का रिक्वेस्ट लेटर होता है जो लड़के और उसके परिवार वालों को भेजा जाता है कि आप दी गई तारीख पर वुमन सेल में आएं, आपके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है उसके बारे में जवाब दें और उसके बाद दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले को सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन और काउंसलिंग के जरिए ही निपटाया जाता है। ना तो कोई अरेस्ट हो सकती, ना ही कोई मुकदमा वुमन सेल दर्ज करा सकती। वुमन सेल सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट करा सकती है। अगर सेटलमेंट हो जाती है तो वुमन सेल एक सेटलमेंट डीड को बनाकर मामले को क्लोज कर देती है। इन केस ऐसा होता है कि बातचीत के जरिए सेटलमेंट नहीं हो पाती, ऐसी सिचुएशन में वुमन सेल या तो उस मामले को पुलिस को फॉरवर्ड कर देती है मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, या फिर दोनों पार्टीज को ये सलाह दे देती है कि अपने अपने अधिकारों को कोर्ट में जाकर अपने अपने अधिकारों की मांग करें और उसके बाद उस मैटर को क्लोज कर देती है। फिर से सुन लें, वुमन सेल में अगर सेटलमेंट नहीं होता तो या तो वुमन सेल पुलिस को उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देती है या फिर दोनों पार्टीज को ये सलाह देकर मैटर क्लोज कर देती है कि अपने अपने अधिकारों की मांग के लिए कोर्ट में जाकर केस को फाइल करें। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो एफआईआर दर्ज करने की नौबत ही नहीं आती और वहीं के वहीं केस क्लोज हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि लड़के या उसके परिवार वालों को अगर वुमन सेल से नोटिस आता है तो वुमन सेल में अपीयर होने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, वुमन सेल में अपीयर होने का सबसे पहला फायदा ये होता है कि उस समय इस बात की उम्मीद होती है कि मामले को मीडिएशन के जरिए, बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर वुमन सेल में सेटलमेंट हो जाता है तो दोनों पार्टीज को लेंथी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती और कोर्ट में मामले को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वुमन सेल में ही सेटलमेंट हो जाता है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करके वहीं मैटर को क्लोज कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वुमन सेल में जो कंप्लेंट्स दी गई हैं उसमें बहुत ही माइनर से छोटे छोटे करके डिस्प्यूट्स होते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी दोनों पार्टीज की काउंसलिंग करके दोनों पार्टीज के बीच में मध्यस्थता कराकर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है और ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टीज की रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, दो परिवारों के वापस एक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम वुमन सेल में नोटिस पर अपीयर होते हैं तो हमें हमारे खिलाफ जितनी भी शिकायत की गई है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इन केस ऐसा होता है कि वुमन सेल में सेटलमेंट नहीं हो पाती तो ऐसी सिचुएशन में हमें समय रहते ये बात पता चल जाती है, इस बात की आशंका हो जाती है कि अब वुमन सेल से इस कंप्लेंट को पुलिस में फॉरवर्ड किया जा सकता है और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में समय रहते ही हम अपनी एंटीसिपेटरी बेल को फाइल करके अपने लिए बाहर से बाहर ही बेल लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि हमें समय रहते ही पता चल जाता है कि अब हमें एंटीसिपेटरी फाइल करके
बाहर से बाहर बेल लेने के लिए अर्जी लगा लेनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी वुमेन सेल से कोई नोटिस आता है, वुमेन सेल की काउंसलिंग में अगर आप अपीयर होते हैं, उसके बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट भी इस बात को कंसीडर करती है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले पार्टीज ने वुमेन सेल में मैटर को बातचीत के जरिए सेटल करने की पूरी कोशिश की है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट भी आराम से आसानी से एंटीसिपेटरी बेल को दे सकती है, ग्रांट कर सकती है। तो दोस्तों अब हम दो छोटे से टिप्स और समझ लेते हैं। वुमेन सेल से कई बार ऐसा होता है कि कोई नोटिस आता नहीं, मगर वुमेन सेल से फ़ोन आता रहता है कि भाई आ जाओ वुमेन सेल में आपकी डेट है, अपीयर हो जाओ। फ़ोन आने पर वुमेन सेल में जाने के लिए आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं होते। अगर वुमेन सेल से फ़ोन आता भी है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपको वुमेन सेल से नोटिस भेज दिया जाए, क्योंकि वो नोटिस इस बात का भी प्रूफ होता है कि आपने वुमेन सेल में सेटलमेंट के लिए पार्टिसिपेट भी किया है। इसके अलावा अगर वुमेन सेल स्टाफ लड़के या उसके परिवार वालों से किसी भी तरीके की बदतमीजी करता है या फिर दबाव बनाकर सेटल कराने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन में वुमेन सेल की कंप्लेंट भी एसीपी वुमेन सेल को या डीसीपी को करी जा सकती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि वुमेन सेल का काम सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज को बिठाकर काउंसलिंग और मीडिएशन के जरिए दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट कराना होता है, और इन केस सेटलमेंट नहीं हो पाता तो वुमेन सेल सिर्फ और सिर्फ उस मैटर को पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती है, और ये काम पुलिस का होता है कि उस मैटर में एफआईआर दर्ज करनी जरूरी है या नहीं। वुमेन सेल ना अरेस्ट कर सकती, वुमेन सेल में ना तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली। हम आप दोस्तों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना इतना कीमती समय देकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस को लेकर आते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई सवाल है, आप वुमेन सेल से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।